हेलो दोस्तों, अगर आप कम समय में अपनी तैयारी को नई पहचान देना चाहते हैं और गुणवत्ता से समझौता नहीं करते हैं, तो पहचान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर। इस तरह की सभी वीडियोस अवेलेबल रहेंगी आपको यूट्यूब पर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और अपनी तैयारी को एक नया अंजाम दें, ताकि कम समय में तैयारी करते हुए आप अपनी सफलता को अचीव कर सकें। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बहुत हार्दिक स्वागत है आपका पहचान एकेडमी में एक बार फिर से। और हम पढ़ रहे थे वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता के बारे में हमने काफ़ी कुछ जान लिया था, और इसके अलावा हमने वैदिक सभ्यता में 4 वेदों का अध्ययन किया। उनसे संबंधित जितनी भी जानकारियाँ थी वो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। क्योंकि वैदिक सभ्यता का जो संबंध है वो वेदों से है। वेद ही वैदिक सभ्यता के बारे में हमें जानकारी प्रदान करते हैं। और इसके साथ साथ में हम यूं कह सकते हैं कि वैदिक सभ्यता के साहित्यिक स्रोत के रूप में वेदों को जाना जाता है। इसीलिए उन्हें पढ़ना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, और हमने उन्हें पढ़ लिया है, अच्छी तरह हमारे समझ में भी आ गए होंगे। उसके बाद में जैसा कि हमने पिछली क्लास में ये चीज़ देखा था कि वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। वैदिक सभ्यता को इतिहासकारों ने 2 भागों में बांट दिया। 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक को पूर्व वैदिक काल, तथा 1000 बीसी से 600 बीसी तक के टाइम पीरियड को उन्होंने उत्तर वैदिक काल के वर्ग में रखा। तो इस प्रकार से 2 डिवाइडेशन कर दिए, और दोनों डिवाइडेशन में हम दोनों को अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हैं। और आप कभी भी कोई भी वैदिक सभ्यता से रिलेटेड पर्टिकुलर कोई बुक उठा के देखते हैं तो उसमें आप पाएंगे कि पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में काफ़ी डिफरेंट है, दोनों में काफ़ी अंतर है। यहाँ के कबीले और यहाँ के जन, यहाँ के वेश, यहाँ के जो जनपद, महाजनपद की शुरुआत या जनपदों की शुरुआत पूर्व वैदिक काल में नहीं होती है, और यहाँ छोटे कबीले के रूप में ही सभ्यता का निवास रहता है। कहने का मतलब है कि यहाँ इस सभ्यता का विकास का जो दौर है या जो समय का दौर है, उसे यहाँ हम अधिक विकसित नहीं कह सकते हैं। ये काम जो जब जाके पूरी तरह समाज विकसित हुआ तो वो उत्तर वैदिक काल में जाके हुआ। उत्तर वैदिक काल में ही छोटे छोटे जनपद या कबीले महाजनपदों के रूप में सामने आए, और इस प्रकार से उत्तर वैदिक काल को ही इस काल का विकसित काल कहा जाता है। वैसे मैं आपको बात बता देता हूँ कि आप जब हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो वहाँ पर आप देखते होंगे कि हिस्ट्री में ऋग्वैदिक काल भी आता है। तो ऋग्वैदिक काल किसे कहते हैं? ऋग्वैदिक काल इन्हें ही कहा जाता है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में से। ठीक है। अब ऋग्वैदिक काल का तात्पर्य है एक ऐसा काल जिसका सीधा संबंध ऋग्वेद से है, तो वो ऋग्वैदिक काल कहलाता है। तो ठीक है, मैं उसके बारे में आपको पर्टिकुलर समझाऊंगा। उससे पहले हम देख रहे हैं पूर्व वैदिक काल के बारे में। जैसा कि मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि जो वैदिक सभ्यता है उसे 2 भागों में बांटा गया। 1500 टोटल टाइमिंग कितना है? 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक का। और इसमें डिवाइडेशन इस प्रकार किया गया है, 1500 बीसी से लेकर के एक तो डिवाइडेशन है 1000 बीसी तक का, और दूसरा है आपका 1000 से लेकर के 600 बीसी। ठीक है। तो इस प्रकार से 2 भागों में वैदिक सभ्यता को डिवाइड किया गया है, और हम बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ेंगे। इसके अलावा हम यूं कह सकते हैं कि जब आर्य भारत में आए थे, या फिर यूं कहें तो आर्य सबसे पहले भारत में पंजाब में बसे थे, और वैसे आर्य अफगानिस्तान में मध्य एशिया से आने के बाद में पहले तो अफगानिस्तान और पंजाब क्षेत्र में सबसे पहले बसे थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। इसके अलावा जैसे हम बात करेंगे आर्यों के अलग अलग जीवन, यानी उनका राजनीतिक विकास की शुरुआत कैसे रही, उनका आर्थिक जीवन कैसा हुआ करता था, इसके अलावा उनका धार्मिक और सामाजिक जीवन कैसा हुआ करता था, क्या क्या मुख्य बिंदु हैं इनसे रिलेटेड, उन सभी चीज़ों का अध्ययन आज की हम इस क्लास में कर लेंगे, जो कि पूर्व वैदिक काल से संबंधित है।
ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं जैसे राजनीतिक जीवन की बात करें, हम यहाँ राजनीतिक जीवन पढ़ रहे हैं उन आर्यों का जिन्होंने वैदिक सभ्यता को डेवलप किया। ठीक है, तो स्टार्टिंग से लेके चलते हैं। राजनीतिक जीवन से तात्पर्य है कि उनका किस तरीके से, जब इतने बड़े बड़े या छोटे छोटे जो कबीलों के रूप में ये निवास किया करते थे, तो उन कबीलों का स्थायित्व यानी उनके विकास को, उनका प्रशासन, शासन या उनकी देखरेख किस तरीके से की जाती थी, उसे ही हम राजनीतिक जीवन में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों क्या है कि जो आर्य लोग जब यहाँ आए थे तो वो कबीलाई जीवन जिया करते थे, यानी छोटे छोटे जन क्षेत्रों के रूप में रहा करते थे, छोटे छोटे कबीलों के रूप में वो यहाँ पर बसे हुए थे। ठीक है, इसके अलावा उनकी देखरेख या शासन चलाने के लिए या प्रजा की देखरेख के लिए राजा हुआ करता था, यानी उसे राजन कहा जाता था, और राजा को ज्यादा अधिकार उस समय पर नहीं थे। यानी राजा को कैसे अधिकार थे? सीमित अधिकार प्राप्त थे। यानी राजा भी उन आम लोगों में से ही कोई व्यक्ति हुआ करता था और वो बिल्कुल आम जीवन व्यतीत करता था। शौक पूरी तरीके से वो आम जीवन के, मतलब जैसे आम आदमी की जिंदगी होती है वैसा ही उस समय का राजा जीवन जीता था। बात करें हम राजा की सहायता के लिए, राजा की सहायता के लिए 4 प्रकार की सभाएं हुआ करती थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सभाएं हैं। इसके अलावा और भी सभाएं हैं या और भी समितियां हैं, है ना, जैसे संगठन बनाते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाते हैं, आज भी है। लोकतंत्र में भी होता था, राजतंत्र में भी होता था, नाम चेंज हुए हैं और कुछ चीजें बदल जरूर गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी राजा की सहायता के लिए अलग अलग प्रकार की संस्थाएं हुआ करती थी। जो समिति हुआ करती थी वो आम लोगों की सभा को समिति कहते थे। आम लोगों की सभा जो हुआ करती थी उसे क्या कहते थे? समिति कहा जाता था। सभा किसे कहते थे? जिसमें कुलीन उच्च वर्ग की सभा होती थी उसे सभा कहते थे। कुलीन उच्च वर्ग के लोगों की सभा, यानी जो पुरोहित लोग हुआ करते थे उनकी सभा को क्या कहते थे? सभा के ही नाम से जाना जाता था। और ये लोग राजा को वहां पर शासन चलाने के लिए दिशा निर्देश देने का काम करते थे। विदत की बात करें तो यह एक इम्पोर्टेंट है, एक इम्पोर्टेंट संस्था है तथा इसे एक सबसे प्राचीन संस्था के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ से इससे पहले भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि विदत क्या है, विदत क्या है। और हम जानते हैं कि विदत क्या है, सबसे प्राचीन संस्था के तौर पर जानी जाती है। विदत वो समिति या वो सभा थी या वो इकाई हुआ करती थी राजा महाराजाओं की उस ऋग्वैदिक काल के दौरान, जिसमें उपज, लूट या फिर बंटवारे जैसी स्थिति से रिलेटेड कोई समस्या होती थी तो उसका समाधान करने के लिए राजा की सहायता कौन सी संस्था करती थी? विदत करती थी। ठीक है, बाद में बात करें हम गण की तो कुलीन वर्ग यानी श्रेष्ठ लोगों की सभा, जिसमें संगीतज्ञ वगैरह और जो विभिन्न कलाकार वगैरह रहते थे, उन सभी लोगों की सभा को गण कहा जाता था। और अधिकारियों को रत्नीन कहा जाता था, अधिकारियों को रत्नी कहा जाता था या रत्निन कहा जाता था। कई बुक्स में रत्नी और कई बुक्सों में रत्निन लिखा गया है। वैसे अधिकारी कौन कौन हो सकते थे? पुरोहित हो सकते थे, सेनानी हुआ करते थे, स्पुरुप हुआ करते थे और स्पश हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? अधिकारी। इनके अलग अलग काम भी हुआ करते थे। जो पुरुष अधिकारी हैं, पुरोहित तो आप जानते हो, जो कि कुलीन या श्रेष्ठ लोगों का कुलीन या श्रेष्ठ जो लोग हुआ करते थे वो पुरोहित अधिकारी थे। सेनानी जो सेना से संबंधित अधिकारी थे। इसके अलावा पुरुप का मतलब जो दुर्गपति या दुर्ग की बाहरी देखभाल किया करते थे उन्हें दुर्गपति या पुरुप कहा जाता था। बात करें हम स्पर्श की तो स्पर्श जो है ये स्पश है, ये स्पश है। तो स्पश अधिकारी वो अधिकारी कहलाते थे जो राजा के लिए या किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए वो लोगों के बीच में जाते थे और गुप्तचर जैसा काम करते थे, तो उसे स्पश कहा जाता था। ठीक है, तो राजनीतिक जीवन में हम पूर्व वैदिक काल पढ़ रहे हैं। पूर्व वैदिक काल में जो राजाओं महाराजाओं का जो मतलब शासन की जो व्यवस्था थी उसमें राजा आम जीवन जिया करता था। ठीक है, युद्धों के लिए युद्ध वगैरह जैसी सिचुएशन ज़्यादा नहीं थी, सेनाओं को नियमित नहीं रखा जाता था।
कभी कभार जब लड़ाइयाँ हुआ करती थी तो ही लोगों को सेना में युद्ध के लिए बुला लिया जाता था और उसके बाद में उनको घर भेज दिया जाता था। तो युद्ध के तौर पर उनको क्या दी जाती थी? भूमि दे दी जाती थी, भूमि दान की जाती थी कि भैया अभी ये तुम जमीन ले लो और इसी से कमा कर खाओ, ठीक है ना। तो उनके प्रदर्शन के आधार पर उन्हें जमीन दी जाती थी, ठीक है। ये व्यवस्था उनके राजनीतिक जीवन से रिलेटेड है। एक बलिकर की व्यवस्था थी कि बलिकर एक ऐसा कर था जो कि लोगों की स्वेच्छा के ऊपर डिपेंड करता था, लोग उसे स्वेच्छा से दे सकते थे, ठीक। और बात करें हम पूर्व वैदिक काल में आर्यों के अंदर या आर्यों की जो पूरी व्यवस्था है या ढांचागत विकास की जो व्यवस्था थी, उस विकास की व्यवस्था में कहीं पर भी न्याय शब्द का कोई उल्लेख अभी तक उस चीज के कोई प्रमाण या साक्ष्य नहीं मिले हैं। इस वजह से ये नहीं कह सकते कि उस काल में, उस समय दौरान में कि कहीं नए न्याय व्यवस्था का उल्लेख है या न्याय व्यवस्था फली फूली होगी, ठीक है। उसका कोई निश्चित सिस्टम नहीं मिलता है। इस वजह से हम कह नहीं सकते कि कह भी नहीं सकते इस बात को कि न्याय व्यवस्था का वहां पर उल्लेख हुआ करता था। तो ये चीज हमने पढ़ी है। राजनीतिक जीवन पूर्व वैदिक काल के दौरान आर्यों का जो राजनीतिक जीवन हुआ करता था वो इस तरह का हुआ करता था। अब देखो, इसमें आपने पढ़ा है अधिकारियों से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां समिति, सभा, विदत, गण, अधिकारियों से और इसके अलावा प्रजापति शब्द से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन बनकर आएगा तो एक ही शब्द से, आज 2-3 शब्द और हैं जो मैं आपको बता देता हूं। जैसे वाजपति शब्द है, क्या वाजपति, तो आपका इसके अलावा अगर कोई सवाल आ सकता है तो वो शब्द है वाजपति और उग्र, वाजपति और उग्र। ऐसा हालांकि अभी तक तो नहीं पूछा गया इन दोनों शब्दों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आपको याद होना चाहिए। तो वाजपति वो भूमि कहलाती थी जहां गाय चराने के लिए एक विशेष स्थान हुआ करता था और उसके लिए एक अधिकारी हुआ करते थे, उसे गोचर भूमि का अधिकारी कहते हैं, वही वाजपति कहलाता था। बात करें उग्र की, तो उग्र अधिकारी वो अधिकारी हुआ करता था जो कि अपराधियों को स्पेशल फोर्स के तहत, स्पेशल मतलब उसके पास स्पेशल पावर होती थी कि वो अपराधियों को पकड़ने का ही काम किया करता था, तो उसे उग्र कहते थे, ठीक है। विदत वगैरह, समिति, सभा वगैरह ये आपको याद होना चाहिए, यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करें हम समिति और सभा, यहां एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। एक ऑप्शनल बुक के अंदर भी ये क्वेश्चन दिया गया था कि समिति और सभा के अध्ययनकर्ता को क्या कहा जाता है। तो समिति और सभा के अध्ययनकर्ता को ईशान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईशान कहा जाता है। यह आपको याद हो गया होगा। फिर आगे देखते हैं सामाजिक व्यवस्था के बारे में। आर्यों का सामाजिक जीवन किस प्रकार का था, तो इस बारे में भी देखना बहुत जरूरी है। वैसे तो देखो ये सारे टॉपिक्स पढ़ना जरूरी नहीं था, क्योंकि यहां से हम 1-2 लाइन वहां सम्मिलित करके भी आपको पूरा विवरण दे सकते थे, बट लेकिन एक देखो, अगर आप पूरे क्वेश्चंस को यानी पूरा जो डिटेल है उस डिटेल को संकीर्ण करके पढ़ोगे तो फिर ज़्यादा मज़ा भी नहीं आएगा, ज़्यादा समझ में भी नहीं आएगा, कन्फ्यूजन रहेंगे बहुत सारे, और एग्जाम में क्वेश्चन गारंटी भी नहीं है कि जो पढ़ाया है उसी में से आ जाए। और अगर आप इस तरह से व्यवस्था से पढ़ते हो, सारी बातों को इस तरह से देखते हो, तो देखने के बाद में हाँ आपको पूरा जो मामला है, जो माजरा है वो पूरा समझ में आएगा, और समझ में आने के बाद आप आसानी से क्वेश्चंस सोल्व कर सकते हैं। सामाजिक जीवन की बात करें तो आर्यों के सामाजिक जीवन में जो समाज हुआ करता था वो समतावादी समाज था, और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त और वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है। आप जानते हैं इस बात को, ऋग्वेद काल के जो ऋग्वेद है, वेद है, उसके काल, उसके 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था और पुरुष सूक्त के बारे में जानकारी मिलती है। पुरुष सूक्त का मतलब है 1028 सूक्त थी, 10,462 ऋचाएं थी, जिन्हें ऋचाओं के अध्ययनकर्ता को खिल कहा जाता था। हस्तलिखित ऋचाएं थी, मैंने ये सब जानकारियां आपको पहले भी बताई थी। 10 मंडल हुआ करते थे, ठीक है। तो सामाजिक जीवन की बात करें तो इस काल के दौरान, पूर्व वैदिक काल में, आर्यों के अंदर दास प्रथा का प्रचलन था।
परिवार ही समाज की सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी और परिवार एक पितृसत्तात्मक यानी समाज जो था वो पितृसत्तात्मक था, संयुक्त परिवार हुआ करते थे। स्त्री उपनयन संस्कार और उनको शिक्षा का अधिकार हुआ करता था। पुनर्विवाह नियोग प्रथा थी परंतु दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं था। पूर्व वैदिक काल के दौरान आर्यों में पुनर्विवाह नियोग प्रथा तो थी लेकिन दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं था। यानी उनके सामाजिक जीवन में जो लोग रहते थे उनके बीच में दहेज प्रथा का कोई प्रभाव नहीं था, दहेज प्रथा से लोग परिचित भी नहीं थे। ठीक है, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही प्रकार के लोग जीवन यापन करते थे। इसके अलावा बात करें तो मनोरंजन की, तो आर्यों के द्वारा मनोरंजन के लिए पासा, नृत्य, संगीत या फिर पशुओं की लड़ाई को अपनाया जाता था। यही चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, सामाजिक जीवन को देख लिया है, उसके बाद में चलते हैं आर्थिक जीवन। भाई जब सभ्यता का विकास की शुरुआत हुई, वैदिक सभ्यता के विकास की, तो उसमें आर्यों का जैसे ही सामाजिक जीवन को हमने पढ़ा है तो उसके बाद में जैसे आर्य किस प्रकार से अपनी अर्थव्यवस्था को संभालते थे, उनके लिए खाना पीने के लिए जो गुजारा किया करते थे, किस तरह की मुद्रा व्यवस्था थी, किस तरह की वस्तु विनिमय प्रणाली जो हुआ करती थी वो थी। इसके अलावा उद्योग धंधे, व्यापार धंधे किस तरह के थे, तो ये सब चीजें भी हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। जब हम पूरी सभ्यता पढ़ रहे हैं तो वहाँ के उद्योग धंधे, व्यापार वगैरह के सारी चीजों के बारे में, एक से एक बारीक चीज के बारे में, उसके बारे में हमें अध्ययन करना जरूरी हो जाता है। आर्थिक जीवन की बात करें तो अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वो था पशुपालन। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पूर्व वैदिक काल में आर्यों का पशुपालन हुआ करता था। गाय को अगण्य कहा जाता था, यानी न मारे जाने वाला जीव की श्रेणी में रखा गया था और गाय का सर्वाधिक महत्व 176 बार इसका विवरण मिलता है। घोड़े का प्रयोग रथ बनाने में किया जाता था और कृषि का महत्व उस समय पर कम था। पूर्व वैदिक काल में 24 मंत्र ही कृषि से संबंधित हैं। उद्योग जो हुआ करते थे वो सीमित आकार के हुआ करते थे, छोटे मोटे उद्योगों का ही दौर चल रहा था। बढ़ईगिरी और रथकार जैसे ही उद्योग चल रहे थे। व्यापार की बात करें तो व्यापार विनिमय द्वारा होता था और केवल आंतरिक व्यापार की व्यवस्था थी और मुद्रा की खोज भी नहीं हुई थी। अब देखो मैं बात करूं, मुद्रा की खोज भी नहीं हुई थी और ये किस तरह का सिस्टम था, क्योंकि अभी तक क्या है, लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था। अभी तक लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था और लोहे का आविष्कार नहीं होने की वजह से ही न तो मुद्रा का प्रचलन स्टार्ट हुआ, न व्यापार का सिस्टम स्टार्ट हुआ, न ही विकास की कोई तरह की पहल देखी गई थी पूर्व वैदिक काल में। तो जैसे ही लोहे का विकास होगा तो उस तरह से इस पूरी सभ्यता के अंदर भूचाल आएगा और पूरा परिवर्तन हो जाएगा। अब जैसे राजा महाराजाओं को कम अधिकार हैं तो उसके बाद में क्या है कि धीरे धीरे राजाओं की शक्तियों में भी विस्तार होने लगेगा और वो राजा हैं जो कि किस तरह से होने लगे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी राजा बन जाएंगे, है ना। सारे सिस्टम चेंज हो जाएंगे। दहेज प्रथा नहीं है, दहेज प्रथा भी लागू हो जाएगी उत्तर वैदिक काल के आते आते। ठीक है ना, ये सब चीजों को हम बारी बारी से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, लोहे की क्रांति से संबंधित है। लोहे की क्रांति नहीं हुई है, इस वजह से यहाँ पर सारा मामला ठप है। यानी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन करना, गाय को अगण्य कहा जाता था, 176 बार इनका विवरण मिलता है। घोड़े का प्रयोग रथ के रूप में किया जाता था। कृषि का महत्व कम था, 24 मंत्र कृषि से संबंधित हैं। उद्योग सीमित हुआ करते थे, बढ़ईगिरी जैसे काम किया करते थे, रथकार जैसे उद्योग चलते थे छोटे मोटे। व्यापार विनिमय द्वारा किया जाता था, केवल आंतरिक व्यापार चलते थे। मुद्राओं का कोई किसी प्रकार का प्रचलन नहीं देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम आर्यों के आर्थिक जीवन को समझ सकते हैं। बात करें धार्मिक जीवन की, यही मोस्ट इंपोर्टेंट है आर्यों की सभ्यता में देखने के लिए, जो हमें पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों को अलग प्रकार से समझना पड़ेगा, क्योंकि पूर्व वैदिक काल से लेकर के उत्तर वैदिक काल तक धार्मिक जीवन में भी बदलाव देखा गया है जो हमें समझ में आना चाहिए। तो धार्मिक जीवन की बात करें तो पूर्व वैदिक काल में जो आर्य हुआ करते थे वो प्रकृति पूजक हुआ करते थे और बहुदेववादी हुआ करते थे और देवताओं की 3 श्रेणियां हुआ करती थी। कहने का मतलब ये प्रकृति की पूजा करते थे और इनके देवता बहुत सारे हुआ करते थे, यानी बहुत सारे देवताओं में विश्वास हुआ करता था और देवताओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। देवताओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया था।
कि भाई अंतरिक्ष का जो देवता होगा वो अलग देवते हैं, ठीक है, देवता होंगे, और पृथ्वी का देवता अलग और आकाश का देवता अलग होता है, ठीक है। इस प्रकार से 3 डिवाइडेशन किए, अंतरिक्ष का देवता, पृथ्वी का देवता और आकाश का देवता, और फिर जिनको उनको सभी को अलग अलग श्रेणियों में रखा। जैसे इंद्र देवता को कहा जाता था सबसे प्रमुख देवता, इन सभी देवताओं में सबसे प्रमुख देवता किसे माना गया है? इंद्र को माना गया है। इंद्र सबसे प्रमुख देवता हैं और इन्हीं के बारे में कितने श्लोक हैं? 250 श्लोक प्रचलित हैं, ठीक है। इंद्र को पुरंदर का भी नाम दिया जाता है और पुरंदर का शाब्दिक अर्थ होता है किला तोड़ने वाला। अंतरिक्ष के देवता कौन कौन है इसके अलावा? मारुत, रुद्र और वायु, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। और इंपॉर्टेंट चीजों को ही देखते हैं। पृथ्वी के देवताओं की श्रेणी में अग्नि मिलेगा, अग्नि है, पृथ्वी है, सोम है और बृहस्पति है, ठीक है। तो अग्नि को क्या माना जाता था? अग्नि को अंतरिक्ष और आकाश के बीच वाला देवता कहा जाता था, है ना, मध्यस्थ देवता के नाम से जाना जाता था। और इंद्र के बाद में अगर किसी देवता को ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था तो वो अग्नि देवता थे, है ना। 200 श्लोक उनके बारे में वर्णित किए गए हैं ऋग्वेद में। वरुण की बात करें तो वरुण को वर्षा का देवता माना जाता था। सोम की बात करें तो सोम को वनस्पति का देवता माना जाता था। और बृहस्पति जो कि पृथ्वी के देवता ही माने जाते थे, यानी ग्रहों का देवता बृहस्पति को माना जाता था। सूर्य आकाश के देवता माने जाते थे। और वरुण, सविता, विष्णु, ये चारों के चारों क्या हैं? आकाश के देवता माने जाते थे। अब मैं इसी जो सारणी है इसमें से इंपॉर्टेंट नेम उठा रहा हूं। इंद्र को क्या कहा जाता था? सबसे प्रमुख देवता की श्रेणी में इंद्र को रखा गया और इंद्र से संबंधित पूरे 250 श्लोक ऋग्वेद में है। इंद्र को पुरंदर की संज्ञा दी गई है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है किला तोड़ने वाला। अग्नि को मध्यस्थ देवता कहा जाता है और इसके बारे में 200 श्लोक वर्णित हैं। वरुण को वर्षा का देवता कहा जाता है। सविता को चमकता सूर्य या गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो इसी देवता के बारे में है। किसके बारे में? सविता देवता के बारे में। चमकता सूर्य वाला देवता भी कहते हैं इसे। और मित्र देवता, उगते सूर्य को मित्र देवता कहते हैं। अश्विनी का मतलब चिकित्सा का जो देवता होता है उसे अश्विनी कहा जाता था। और औषधि या फिर पशुओं के देवता, या फिर यूं माने कि शूद्रों के देवता किसे कहा जाता था? पूषण को कहा जाता था। देवताओं में जो इम्पोर्टेंट है वो पूषण भी है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इससे पहले ये कभी भी नहीं पूछा जाता था, लेकिन अब पर्टिकुलर 1-2 एग्जाम्स में ये पूछ लिया गया है जो पिछली बार हुई हैं, तो उन एग्जाम में इसको देखा गया है, इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किस किस के देवता थे? पूषण औषधियों के देवता, और पशुओं के देवता शूद्रों के देवता, और सोम वनस्पति के देवता। तो इस प्रकार हमने सारे देवताओं का अध्ययन कर लिया है, ठीक है। तो ये सब अलग अलग, यानी आकाश का देवता अलग हुआ करता था, पृथ्वी का देवता अलग हुआ करता था, अंतरिक्ष के देवता अलग हुआ करते थे, ठीक है। बात करें हम इस पूरे जीवन काल के अंदर, पूर्व वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति की, तो स्त्रियों की स्थिति इस प्रकार थी कि स्त्रियां थी जो सभा या समिति में सम्मिलित हो सकती थी, उन्हें यह अधिकार था, ठीक है। सभा या समिति में सम्मिलित होने का अधिकार था। दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं था। इसका मतलब स्त्रियों की स्थिति भी थोड़ी अच्छी मानी जा सकती है, ठीक है। और बात करें हम युद्ध के लिए गोविष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता था। गोविष्टि शब्द का प्रयोग यानी अर्थात गोविष्टि से ही तात्पर्य है कि युद्ध के लिए गोविष्टि शब्द का यूज किया जाता था। किस शब्द का? गोविष्टि शब्द का। और गोविष्टि शब्द का तात्पर्य है कि गाय के लिए युद्ध। क्या है? गाय के लिए युद्ध, या गाय के लिए युद्ध नहीं तो गाय की खोज। क्या कह सकते हैं? गाय की खोज, यानी जो युद्ध हुआ करता था वो गायों के लिए ही हुआ करता था, उसे गोविष्टि नाम दिया जाता है। और वैसे ये क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है, यूपीएससी प्री में पूछा गया था, ठीक है। तो प्री एग्जाम में पूछा गया था गोविष्ट शब्द का तात्पर्य क्या है, ठीक है। तो यही है कि गाय की खोज। गोविष्ट से क्या मतलब है? गाय की खोज, ठीक। जीव, अब इसमें से और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जो जैसे कि मैं कहूं कि
जो महिलाएं जीवन भर अविवाहित रहती थी, मतलब जो महिलाएं जीवन भर क्या रहती थी, अविवाहित रहती थी, यानी जो महिलाएं जीवन भर शादी नहीं करती थी उन्हें अमाजू कहा जाता था। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ये आपको याद होना चाहिए। उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें अमाजू कहा जाता था। जो महिलाएं जीवन भर अविवाहित रहती थी, बिना शादी के रहती थी, तो उन्हें अमाजू कहा जाता था। और इसके अलावा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो वेद वेदांगों को पढ़ते हैं उन्हें क्या कहते थे, उन्हें हम उपाध्याय कहते थे। जो वेद और वेदांगों को पढ़ते हैं, वेद और वेदांगों को पढ़ते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, उपाध्याय कहा जाता है। उन्हें उपाध्याय कहा जाता था, उस टाइम पे कहा जाता था। ठीक है। भारत में परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है और एग्जाम साइंस में भी इसको पूछा जाता है। तो वो क्वेश्चन भी यही पूर्व वैदिक काल से रिलेटेड है। महर्षि कणाद हुआ करते थे। तो महर्षि कणाद वो थे जिन्होंने एक दर्शन की व्याख्या की थी, एक दर्शन के प्रवर्तक भी कहलाते हैं। वो वैशेषिक एक दर्शन का नाम है जिसके प्रवर्तक कहलाते हैं महर्षि कणाद। और महर्षि कणाद ने ही परमाणुवाद का सिद्धांत दिया था। भारतीय परमाणुवाद का जनक भी इन्हें ही इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके आगे देखते हैं क्या क्या बातें हैं। मैं इसको मिटा देता हूं। युद्ध के लिए गोविस्ती शब्द का प्रयोग करना। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता था। वेद वेदांग पढ़ने वाले को उपाध्याय कहा जाता था। और अब हम बात करेंगे दर्शनों की। किसकी? दर्शन, जो विभिन्न दर्शन हुए थे। मतलब जो दर्शन है, कहने का मतलब जो जितने भी दर्शन हैं जो पूर्व वैदिक काल के दौरान जो परिवर्तित किए गए थे, पूर्व वैदिक काल के दौरान जिनका निर्माण हुआ या आरंभ हुआ, वो कौन से दर्शन थे, उन चीजों को देखेंगे आज हम। जैसे यहां मैं मानूं कि दर्शन कौन कौन से थे और उसके प्रवर्तक या उसके रचयिता कौन कौन है, तो यहां मैं बात करूंगा। जैसे योग दर्शन आपने सुना होगा, तो योग दर्शन के रचयिता हैं या प्रवर्तक हैं, कौन थे? पतंजलि। कौन हुआ करते थे? पतंजलि हुआ करते थे। ठीक है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि। एक दर्शन होता है चार्वाक, तो चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक है चार्वाक। क्या है? चार्वाक। मैंने नाम लिया जैसे वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक हैं महर्षि कणाद। कौन है? महर्षि कणाद हैं। महर्षि कणाद को उल्लूक के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? उल्लूक के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, पूर्व मीमांसा। इसके अलावा और भी दर्शन हैं, जैसे सांख्य दर्शन। तो कई सारे दर्शन हैं। सांख्य दर्शन है, जैसे न्याय दर्शन है। तो सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक थे उसे उसे कपिल कहा जाता था। सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक थे उन्हें क्या कहा जाता था? कपिल कहा जाता था। और न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे उन्हें गौतम कहा जाता था। कौन थे वो? गौतम थे। कपिल ने किस दर्शन की रचना की? सांख्य दर्शन की। गौतम ने किस दर्शन की रचना की? न्याय दर्शन की रचना की है। इसके अलावा एक और दर्शन है पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा दर्शन की जो रचना की है वो जैमिनी ने की है। किसने रचना की है? वो जैमिनी ने की है। तो ठीक है, ये प्रवर्तक हैं, रचयिता हैं, जिन्होंने इन दर्शनों की रचयिता की है। उत्तर मीमांसा की रचना किसने की है? तो उत्तर मीमांसा भी एक दर्शन है और इसके जो रचयिता हैं या प्रवर्तक हैं वो हैं बादरायण। वो क्या है? क्या नाम है उनका? बादरायण है। तो यहां से क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना, वो न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन से ही
अधिकतर देखा गया है, लेकिन फिर भी आपको याद होना चाहिए। पूर्व मीमांसा से भी एक दो बार देख लिया गया है। तो ये इतने दर्शन हैं जो इंपॉर्टेंट हैं आपकी एग्जाम के अनुसार, ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए। योग दर्शन, सांख्य दर्शन, चार्वाक दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये चारों के चारों दर्शन हैं जो एग्जाम के अनुसार इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास, आप कमेंट करके शेयर करके बताइए इस चीज़ को। और इसके अलावा प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हमारी क्लास बहुत सारे लोगों तक पहुंचनी चाहिए। हम जितना पसीना बहा रहे हैं उतना काम आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। पसीना इसलिए बहा रहे हैं ताकि पंखे से आवाज़ नहीं आए, इसलिए पंखा नहीं चला सकते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है दोस्तों। कोई मेरे हिसाब से कोई भी बात ऐसी नहीं रही है जो छूट गई हो। मैंने सारी ही बातों को सम्मिलित कर लिया और आपको समझ में भी आया होगा। और नहीं भी समझ में आता है तो आप एक दो बार पॉज करके या रिवाइज करके, है ना, इसको रिप्ले करके भी देख सकते हैं। आप जब रिप्ले करके देखेंगे तो 101% समझ में आएगा आपको, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे वहां पर। गुड बाय।